नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बिना किसी रुकावट के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विभागों के साथ अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें सीएम ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। हाल ही में कुछ दिन पहले मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय बनाने और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में राज्य के अलग अलग विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने सभी विभागों से अधिकारियों को बिना किसी रुकावट के पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने तीसरे मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों, विचार विमर्श और लिए गए निर्णयों पर प्रस्तुतिकरण के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि हम निरंतर वृद्धि के लिए प्रयास करें और निर्धारित समय से पहले लक्ष्यों को प्राप्त कर लें। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस बारे में जानकारी दी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली समेत मुख्य रूप से 5 विभागों पर चर्चा की गई। देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जो सभी चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी एक बैठक बुलाई थी। उसमें एसीएस भी थे और उसमें 5 विभाग उन्होंने पूरे देश के लिए, जिनको उन्होंने एक टास्क दिया कि भाई ये चीजें आपने इसमें करनी है, जैसे शिक्षा का, बिजली का, हेल्थ का, यूएलबी का और पब्लिक हेल्थ का। तो उनमें जो एक सबके लिए दूसरी एक बात यह है कि सभी प्रदेशों ने अपनी अपनी कारगुजारी के बारे में बताया और दूसरा उनके लिए कुछ टास्क भी उन्होंने निश्चित किए कि किस प्रकार से एजुकेशन के मामले में हमने आगे बढ़ना और जो शिक्षा है वो बिल्कुल आधुनिक शिक्षा जिस प्रकार से देने के लिए हमने काम करना, उसके लिए भी। इसी प्रकार से बिजली के बारे में उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पे हमने विशेष ध्यान देना और जो हमारे स्कूल हैं उनके लिए, और इसी प्रकार से जो सरकार की बिल्डिंग है उन पे हमने प्रयास करके इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। इसी प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में भी, यूएलबी के बारे में भी और पब्लिक हेल्थ के बारे में भी हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने का मिले, और हेल्थ के बारे में भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि इस पे भी मैंने मतलब गंभीर प्रयास हमारा होना चाहिए कि लोग स्वस्थ रहें। और हमने जो अपने जो योगा के लिए हमने जो काम किया, अभी जो हमने जो सेंटर बनाए हैं अभी, तो उसकी भी काफी तारीफ की कि काफी अच्छा काम हरियाणा सरकार ने किया है, उसकी तारीफ की। और हम जो आज वहाँ जानकारी दी गई उसमें भी कहा कि हम आगे उसकी संख्या बढ़ाने वाले भी हैं, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। और वो आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग वहाँ पे रखी और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही उनके बारे में विचार किया। सभी विभागों के एसीएस वहाँ पे उपस्थित थे और मंत्री भी उपस्थित थे। कोई खास डायरेक्शन दी हो आपके महकमे से संबंधित? नहीं, देखिए, खास डायरेक्शन तो उन्होंने सारी यही दी कि शिक्षा में जो सुधार करने की जरूरत है और जो नई शिक्षा नीति आ रही है उस पर भी जो है, तो उस पर विशेष तौर से उन्होंने कहा कि इस पर हमें जोर देना चाहिए। और जैसे टेक्निकल एजुकेशन है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उद्यमीकरण शिक्षा का होना चाहिए, उस पर तेज गति से काम हमने करना चाहिए। ऐसे ही बिजली के मामले में उन्होंने विशेष जोर दिया कि सौर ऊर्जा पे हमने ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए, और खास करके उन्हें स्कूलों के बारे में ज्यादा उस पर कहा कि इस पे पॉलिसी पे भी कोई बात नहीं? नहीं, वो है तो जो
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उससे संबंधित ही है विषय तो, लेकिन उस पर जल्दी काम करना। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैबिनेट मंत्री ने जानकारी दी कि इस दिन स्कूलों की छुट्टी रखी जाए या स्कूलों में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव हो, इस पर विचार किया जा रहा है। देखिए पूरे देश में बड़ा भारी उत्साह है, आप रोजाना फेसबुक पे भी देखते हैं, और जो शहरों में जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे, गांव में जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे, तो पूरे देश में आज सभी में उसका बड़ा भारी उत्साह है। और मैं समझता हूँ कि ये अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा। ये बात सही है कि इतने लोग वहाँ एक टाइम में नहीं जा सकते, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपील भी की है कि अभी एक साथ ना आके और धीरे धीरे सब लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। अब की बार वही लोग आएंगे जिनको वहाँ पे आमंत्रित किया गया, ताकि व्यवस्था ठीक रहे। तो मैं समझता हूँ पूरे देश में उत्साह है, हर आदमी चाहता है कि वो आज नहीं जाएगा, कल परसों, अब वो कुछ दिनों में, तो काफी बड़ा ये कार्यक्रम रहेगा। फ्राइडे घोषित किया था मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में 22 तारीख को, स्कूलों के लिए घोषणा करना चाहेंगे 22 तारीख को? नहीं, स्कूलों में हमारा यही रहेगा कि स्कूलों में भी बच्चे उसमें खूब शामिल हों और उसका लाइव जो प्रसारण है वो दिखाया जाए, ऐसा हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था हो कि बच्चों को सारा का सारा दिखाया जाए। ये भारत के गौरव की बात है और हर आदमी इसमें गौरव महसूस कर रहा, तो बच्चों को भी वो दिखाया जाए। स्पेशल स्क्रीन लगाई जाएगी, तो इस प्रकार का प्रयास करेंगे। नहीं, अभी इसमें कोई फाइनल नहीं हुआ, अभी 22 की छुट्टी की भी घोषणा नहीं की हमने, और ये भी नहीं, पर लेकिन इसमें विचार करेंगे, दोनों ऑप्शन जो भी है उसमें। नहीं, मैंने अभी जो बात आपसे कही अभी ये विचाराधीन है, देखते हैं इसमें दोनों में से कौन सी करती है। अब वो फिर बच्चे घर देखेंगे, नहीं तो हम स्कूल में दिखाएंगे। स्कूलों में सर्दी की छुट्टी को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अब तापमान ठीक हो रहा है, अब स्कूल खोले जाएंगे। छुट्टियां छोटे बच्चों के लिए बढ़ाई गई हैं और अगर कहीं ज्यादा ठंड होती है तो उसके लिए जिला अधिकारियों को फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। तो ठीक है टेम्परेचर, नहीं, हमारे निर्णय के बाद ही ठीक हो यार। जब हमने निर्णय लिया ना कि स्कूल खोल लेंगे, तो उसके बाद भगवान ने कहा कि ठीक कर दो टेम्परेचर। तो अब नहीं, आज देखिए ठीक है, बिल्कुल आज ठीक है, मौसम ठीक होता जा रहा है और निश्चित तौर से मौसम ठीक होगा। और ऐसा नहीं है सर्दी कुछ दिन तक अगर चलती रहेगी इसका मतलब परमानेंट स्कूल बंद थोड़ी कर देंगे। तो हमने निर्णय लिया जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैंने बंद कर दिया, और उससे जो बड़े बच्चे हैं 4वीं से 5वीं तक के, उसके बारे में भी अगर वहाँ डीसी साहब कुछ अगर देखते हैं अगर मौसम में है तो उसको अधिकार दे दिया हमने, डीओ डीसी साहब उसका निर्णय ले सकते हैं। टाइम हमने बढ़ा दिया, उसका 10 बजे कर दिया सुबह। वहीं सरकार में स्कूलों के मर्जर या नए स्कूल खोलने को लेकर उन्होंने सरकार का रुख स्पष्ट किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है और जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है वहां स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। नहीं, देखिए उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कह दी और हम भी कह रहे हैं आपसे कि इस सेशन में नहीं करेंगे, लेकिन अगले सेशन में जिनमें 20 से कम संख्या है ऐसे स्कूलों को मर्ज कर देंगे, और अगर बच्चों को कुछ दूर जाना पड़ता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेंगे, और अगर बच्चों की संख्या बढ़ती है तो हम दोबारा स्कूल खोल देंगे। ऐसा हमने पहले भी कर दिया, 100 के करीब स्कूल हमने पहले बंद किए थे, 66 के करीब स्कूल हमने दोबारा खोल दिए। और ये पुराना डाटा में दे रहा, आज का नहीं दे रहा, पुराना दे रहा हमें, अभी मैंने पूछा नहीं है आज का क्या है। तो इसमें भी यही है, आने वाले टाइम में अगर हम 800 स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट मर्ज करेंगे। गांव के लोग जब सहयोग करेंगे, सरपंच साहब सहयोग करेंगे और दूसरे लोग सहयोग करेंगे और बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर से स्कूल दोबारा खोल देंगे। नहीं, कोई देखिए, अगर आप ये देखोगे ना जी, जब से ये सरकार बनी, अब का सेशन की बात कर रहा, तो हर बार संख्या बढ़ी। तो मान लीजिए हर बार बढ़ती जा रही तो उसी प्रकार से तो नहीं बढ़ेगी। अगर मान लो 16% बढ़ेगी, 4% कम होगी तो बड़ी मानोगे उसने, ठीक है से मानोगे, ठीक है मैं मान रहा कि 16% बढ़ी, बाद में 4% एक जगह घट भी गई, तो घटी नहीं संख्या। वो तो देखिए बच्चों को थोड़ा चलता ही रहता है, इस प्रकार का बढ़ गए घट गए इस प्रकार का चलता रहता है, लेकिन जो संख्या है वो हमारी बढ़ रही है। अगर आप पिछला भी देखोगे तो हमारी संख्या बढ़ रही है। मनोहर सरकार लगातार सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। लगभग सभी विभागों की सीएम मनोहर लाल खुद भी बैठक लेते हैं और अधिकारियों को काम में तेजी के लिए दिशा निर्देश देते हैं।
एक बार फिर से सीएम मनोहर लाल ने इसी तरह से कई विभागों की एक साथ बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को यही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि काम में तेजी लाएं, ताकि बिना किसी रुकावट के पात्र लोगों तक लाभ पहुंचे और जो सरकार के लक्ष्य हैं, वो भी समय से पहले पूरे हों। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। हरियाणा प्रदेश में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में इस यात्रा के माध्यम से लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में हिस्सा भी ले रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा है जिसके माध्यम से योजनाओं के बारे में न सिर्फ लोगों को जानकारी दी जाती है, बल्कि मौके पर ही कई योजनाओं का लाभ भी पात्र लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद एवं गरीब पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जा रहा है। जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा काफी अहम साबित हो रही है। हरियाणा में अब तक विकसित भारत संकल्प यात्रा में 47 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार लोगों की न सिर्फ भावनाओं का सम्मान कर रही है, बल्कि उनकी समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है। लोगों को केंद्र व हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के तरीके भी बताए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान लाखों लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इससे पहले खुद सीएम मनोहर लाल ने यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया था। उस वक्त सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि जन कल्याण के लिए ही ये यात्रा चलाई गई है, ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को ज्यादा परेशान न होना पड़े। सीएम ने बताया कि इस यात्रा को जन संवाद कार्यक्रम से जोड़ा, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान करने में और भी तेजी आ गई। हरियाणा भर से जुड़े हुए मेरे साथियों, हरियाणा वासियों, भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं कि हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। बंधुओं, इसके पीछे की भूमिका, जैसा हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार के काम होते हैं जन कल्याण, और जन कल्याण के कई रूप हैं, कई उसके पहलू हैं। जैसे विकास के काम ये जन सुविधाओं के लिए किए जाते हैं। लोगों को बहुत सी सेवाएं लेने की कठिनाई आती है, तो उसमें बहुत सी शिकायतें ये भी प्राप्त होती हैं। तो उन शिकायतों को किस प्रकार से सरल ढंग से दूर किया जाए, और सामाजिक तौर पर चाहे काम हो अथवा व्यक्तिगत तौर पर काम हो, लोगों को सरलता से ये सब काम पूरे हो सकें, ऐसा सरकार का एक दायित्व होता है। पूर्व की सरकारों के समय हम देखते हैं कि ये सुविधाएं प्राप्त करने में बहुत सी उलझनें ये होती थी। काम भले ही कुछ न कुछ सरकारें करते ही रहती हैं, लेकिन उन कामों को विघ्न बाधा रहित से वो काम सब हों, ये सरकारों का काम होता है। और ये जो चक्कर काट काट करके लोग थक जाते थे, उनको दफ्तरों में बाबू सीधा रास्ता नहीं देते थे, ये बहुत बड़ी परेशानी का एक कारण होता था। और साथ में भ्रष्टाचार के दंश से जैसे हमको गुजरना पड़ता था, बहुत ही तकलीफदेह ये विषय सामान्य जन के लिए होता है। हमने जब से भी सत्ता संभाली है, और विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा, मोदी जी की सरकार केंद्र में 2014 में आई, और हमने भी हरियाणा में सत्ता 2014 में संभाली थी। मोदी जी को, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेताओं को सबको बहुत ही इस प्रकार का पीड़ाओं का एक अनुभव होता है। उन्होंने गुजरात में भी लगातार 13-14 वर्ष जो अपना शासन किया, उन 14 वर्षों में जनता की तकलीफों को उन्होंने देखा। और केंद्र सरकार में जब मोदी जी की सरकार के माध्यम से इन तकलीफों को दूर करने के लिए बहुत से ऐसे बीड़े उठाए, और उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराने की और जो है मुहिम चलाई। उस मुहिम में अंतिम व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उसकी उन्होंने एक प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई। हम जानते हैं कि समाज के अंदर
विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, कुछ साधन संपन्न लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ इस प्रकार के अभावग्रस्त लोग जिनको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऐसे सब लोगों को सुविधा से चीज़ें मिल जाएं, इसके लिए उन्होंने सब प्रयत्न किए। आम आदमी की ज़रूरत ये क्या हो, इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया। हमने भी हरियाणा में अप्रैल 2013 के अंदर जनता को सुविधाएं इस प्रकार के पहुंचाने के लिए अप्रैल 2023 में जन संवाद के कार्यक्रम शुरू किए थे और मैं स्वयं उन कार्यक्रमों में जाता था। साथ में हमारे प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, हमारे प्रदेश के सांसदगण, विधायकगण, वो भी सब जाने लगे। लगभग हमने 115 कार्यक्रम इन गांवों में मैंने स्वयं किए और हमारे सभी और नेताओं के माध्यम से भी 1000 से ऊपर ये कार्यक्रम हो चुके थे। साथ में ही जब हमको ये पता लगा कि मोदी जी ने एक इस यात्रा की जो परिकल्पना की कि विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा ये शुरू की जाने वाली है, तो हमें थोड़ा चैन हुआ, क्योंकि हमारी गति में जितने हम कार्यक्रम कर रहे थे लक्ष्य बड़ा था, 6500 गांव और लगभग 1800 वार्ड, तो ऐसे 8300 कार्यक्रम करने में जितना समय लगने वाला था हमारे लिए बड़ा कठिन काम था। लेकिन जब ये योजना आई कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव में जाएगी, वार्डों में जाएगी और निश्चित 2 महीने के कार्यकाल में इस काम को पूरा किया जाएगा, तो हमको एक संतोष हुआ कि हमारे सारे काम को संकल्प यात्रा के माध्यम से और ये पूरा किया जाएगा। 25 जनवरी तक ये यात्रा चलने वाली है। प्रदेश के कोने कोने तक ये यात्रा पहुंच रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संवाद कार्यक्रम के दौरान बताया कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रही है और हर वर्ग के लोगों को इस यात्रा का लाभ मिल रहा है। सर पर ये जो विकास यात्रा जिसको हम कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रही है, हमारे बीच में आ रही है और हम सब बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित होकर के और इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। मैं आप सब महानुभावों का बहुत ही एक प्रकार से अभिनंदन ये करता हूँ। हमारे इन कार्यक्रमों में सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, किसान आ रहे हैं, गरीब मजदूर, ये सब उसमें आते हैं और अपनी अपनी तरह की जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ उठाते हैं। मुझे पता है कि जो सबसे पहले दिन 30 नवंबर को जब यात्रा शुरू हुई तो फरीदाबाद में फतेहपुर विलोच गांव के अंदर जो इस कार्यक्रम को मैंने शुभारंभ करवाया था, तो उस समय एक ऐसा सरकारी योजनाओं को लाभ लेने वाले जो लोग थे ये बड़ी संख्या में आए, लेकिन लगता था कि 25 जनवरी तक पता नहीं लोग कम होंगे ज़्यादा होंगे, एक संशय मन में था। लेकिन आज 38 दिन पूरे होने के बाद और ये जो कार्यक्रमों का मैंने देखा है, यानी अभी तक लगभग इस समय हमारे जो 35 लाख लोग इन कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं और इन 35 लाख लोगों में भी 29 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं संकल्प लिया है, शपथ ली है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं और अपनी इन योजनाओं का जो लाभ उठा रहे हैं, तो इससे प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया, उनके विजन, उनकी सोच, इसका पता लगता है कि किस प्रकार और गांव में सारे देश भर में नीचे तक के लोग यहाँ उपस्थित होंगे और सब सरकारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं अथवा प्रदेश की योजनाएं हैं, उनका वो लाभ उठा सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की सोच का ये हमको दिख रहा है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यात्रा काफी सफल हो रही है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि लोगों में एक संदेश पहुंचाना है कि अपना देश विकसित देशों में कैसे शामिल हो। मुझे खुशी है कि विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा ये जैसे सफल हो रही है और आने वाले समय में इस यात्रा के माध्यम से लोगों को हमको मैसेज देना है। मैसेज ये है कि भारत, अपना देश, ये विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आए। जैसा हम जानते हैं अभी तक भारत विकासशील देशों में ही आता है। आने वाले 25 साल अर्थात देश को जब आज़ाद होकर 100 साल पूरे होंगे 2047 तक, कैसे भारत देश विकसित होगा, क्योंकि विकसित देश अपने आप में एक पैरामीटर पूरे करते हैं कि वहाँ किस किस प्रकार की आवश्यकताएं लोगों की पूरी हों। कोई भी आवश्यकता जो सामान्य व्यक्ति है वो अभावग्रस्त व्यक्ति उससे महसूस ना करे उस जरूरत को, उस दिन वो विकसित कहलाएगा। आज दुनिया के लगभग 200 देशों में 37 देश ऐसे हैं जो विकसित श्रेणी में आते हैं। हम अभी 37 देशों से बाहर हैं,
लेकिन आने वाले 25 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जी की ये कल्पना है कि हम उस श्रेणी में पहुंच जाएं और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकताएं ये पूरी हों। आखिर विकसित भारत क्या है? विकसित भारत में सामान्य जन देश का एक नारा बोलता था, जिसको आज हम याद करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। ये सुलभ तरीके से कैसे सबको मिले, और ये सबको सुलभ तरीके से मिलता है तो समझता हूं देश की एक स्थिति, बेहतर स्थिति हो सकती है। नए शब्दों में, नए अर्थों में हमने उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है। मैंने उसको 7 स्टार विकास इसका नाम दिया है। 7 स्टार विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, साथ में सेवा और सुशासन, ये 7 स्टार विकास की कल्पना ये हमने की है। और इसके आधार पर हम हरियाणा में बहुत सी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। हाँ, कुछ हमारे यहाँ रोग भी लगे, पिछली सरकारों की एक छोटी सोच के कारण से, जो दूरदर्शिता नहीं थी, जिसके कारण से बहुत सी समस्याओं के अंदर और समाज को डाल दिया। खास करके मैं जिक्र करूंगा 3 सी इनसे निजात पाने का काम भी हम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले करप्शन, फर्स्ट सी इज करप्शन, दूसरा सी क्राइम और तीसरा सी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यानी जातिगत राजनीति में लोगों को झोंक दिया और जातियों में बांट करके रख दिया। हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। सारे हरियाणा के समाज को एक स्तर, एक समान मान करके, समरसता ला करके और समाज की सेवा का हम काम करेंगे। आपको मित्रों ध्यान में होगा कि जब 2014 में सबसे पहली बार हमने सरकार संभाली थी, उससे पहले मैंने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का अर्थ यह है कि हम सबसे पहले अपने आप को हरियाणवी माने। हमारे छोटे छोटे वर्ग हो सकते हैं, जातियां भी हो सकती हैं, व्यवसाय हमारे हो सकते हैं, आयु का अंतर हमारा हो सकता है, लेकिन इन सब बातों से ऊपर अगर एक सोच लेकर के चलनी है तो हम हरियाणवी हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस बात को यदि लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमने अपने इस विकास के मॉडल को हरियाणा में इस प्रकार से भी बनाया कि बहुत योजनाएं सरकारों की जातियों के आधार पर बनती रही हैं। SC/BC एक कमजोर वर्ग है, मान के चलता हूं, लेकिन कमजोर वर्ग सामान्य समाज में भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसा वर्ग होता है। तो आखिर हमने सुख सुविधाएं किनकी बढ़ानी है? जो समाज के इस सारे सिस्टम में अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसी व्यक्ति को, उसी परिवार को थोड़ी सी आवश्यकता पूर्ति करने के नाते से हमको योजनाएं बनानी चाहिए। मैं तो यहां तक मानता हूं कि सरकार के साधनों पर, हमारे साधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार ये गरीब व्यक्ति का है। तो गरीब व्यक्ति की सेवा पहले होनी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो। तो अंत्योदय नाम की जो सोच है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो अंत्योदय नाम की सोच के साथ एक हमको एक विचार दिया, उस हिसाब से अर्थात गरीब की सेवा पहले करना। उसी नाते से प्रधानमंत्री जी ने सामान्य जन के लिए जो योजनाएं शुरू की, बहुत सी योजनाएं जिसका लगातार लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन इन कार्यक्रमों के माध्यम से अर्थात जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, जनसंवाद यात्रा, इसके माध्यम से गांव-गांव में जाकर व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में आए, इसकी बजाय हमारा सिस्टम ऐसा हो कि हम उसके गांव में जाएं, पूरी सरकार उसकी गांव में जाए और उन सब योजनाओं का लाभ मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की सोच को लेकर चलेंगे तो जरूर आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री सभी प्रदेशवासियों को अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं और प्रदेश के किसी भी नागरिक को कोई परेशानी न हो, इसके लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।